हेलो स्टूडेंट, करें स्टार्ट बेटा। चलो गुड आफ्टरनून, करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट हमारी क्लास में सेल वाला टॉपिक चला था और सेल टॉपिक में हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को बताया। दोनों में डिफरेंस बताया कि एक न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, राइट। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री राइबोसोम और सुसाइड बैग लाइसोसोम। वहां हमने सारी चीजों को क्लियर किया था। इसके अलावा ये भी बताया कि जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। हमने वन सेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों एनिमल्स को बताया, राइट। इसके अलावा हमने रॉबर्ट हुक की जो माइक्रोग्राफी बुक थी उसके बारे में डिस्कस किया, राइट। इसके अलावा और बहुत सारी चीजों को हमने सेल के बारे में बताया था। अब उसमें सेल थ्योरी एक टॉपिक रह गया है, ठीक है, उस टॉपिक को भी लेंगे। इसके साथ साथ एक टॉपिक हम और स्टार्ट करेंगे नया, ब्लड। कौन सा टॉपिक? ब्लड। तो फटाफट हेडिंग ब्लड डाल दें और लास्ट वाले 5 मिनट में हम उसको सेल थ्योरी को डिस्क्राइब कर देंगे, कोष का सिद्धांत को। उसमें कुछ नहीं है। तो बेटा क्या हेडिंग डालेंगे? ब्लड। फटाफट फटाफट ब्लड। और यहाँ एक चीज और बता दूं बच्चों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि सर जैसे न्यूक्लियस की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज किसने की, राइबोसोम आरएनए डीएनए की खोज किसने की, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये वन लाइनर हैं, इनको किसी भी दिन हम बोल के लिखा लेंगे। इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है कि मान लो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है तो वो की है, उसमें कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है। डीएनए के बारे में वाटसन एवं क्रिक ने बताया है तो बताया है, उसमें कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है। हमें ध्यान देना है कंसेप्ट पर, फैक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो आइए भाई टॉपिक फटाफट डालें, हेडिंग ब्लड। और ब्लड हेडिंग डालकर आप बोर्ड पर मेरे साथ देखें, मेरे साथ आप देखें, लिखेगा कोई नहीं, समझते चलिएगा। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड जो है होता क्या है और कैसे होता है, इसके अध्ययन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी में, किसमें? हेमेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें करते हैं भाई? हेमेटोलॉजी में किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड का अध्ययन हम जो करते हैं वो किस में करते हैं? हेमेटोलॉजी। किस में करते हैं भाई? हेमेटोलॉजी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू, ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने हर एग्जाम में अलग अलग टाइप से देखा। किसी में 7.35 से 7.4 भी देखा है, 7.45। और अगर इसका एवरेज निकालें, औसत, तो एवरेज इसका आंसर माना जाता है 7.4। और आप अच्छे से जानते हैं कि 0 से लेके 7 तक की वैल्यू होती है एसिड। कैसी स्टूडेंट्स? अम्लीय। 7 पर जाके हो जाता है उदासीन। और 7 यानी कि 7 से 14 ये कैसी होती है? बेस। बेस मतलब क्षारीय। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू लाइट बेस होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है, अधिक क्षारीय होता है, या क्षारीय होता है, जैसे भी। तो आप क्या देखेंगे? 7.4, इसका मतलब कम क्षारीय होता है, ज्यादा बेस नहीं होता। तो ब्लड अधिक क्षारीय होगा या कम? कितना? 7.4। कितना होगा भाई? 7. फटाफट 2-3 पॉइंट लिखो, मैं बोलता हूं, फिर आगे चलेंगे डायग्राम पर। डायग्राम पर पहला पॉइंट, ब्लड में द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की शाखा, शाखा मतलब ब्रांच, विज्ञान की शाखा हेमेटोलॉजी में किया जाता है। विज्ञान की शाखा हेमेटोलॉजी में किया जाता है। आपका साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, भरोसा रखिए। विज्ञान की शाखा हेमेटोलॉजी में किया जाता है
ब्लड की पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4, 7.4 क्षारीय बेस, क्षारीय होती है, क्षारीय होती है, 7.4 क्षारीय होती है। आगे बढ़े, अब हम समझेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड में पाया क्या क्या जाता है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो सभी बच्चे बोर्ड पर मेरे साथ देखेंगे, यहां बहुत सारी चीजें हम डीपली लेंगे, बिल्कुल एग्जाम में बचना नहीं चाहिए इस टाइप से, केवल आप देखते चले। अगर ब्लड को हम 100% मान लें, 100%, तो स्टूडेंट नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 1 प्लाज्मा, और नंबर 2 ब्लड सेल, ब्लड सेल। अगर ब्लड की हम संरचना बनाएं, ब्लड का हम कंपोजिशन तैयार करें और 100% ब्लड को मान लें, तो उसमें दो चीजें होंगी, एक प्लाज्मा होगा और एक ब्लड सेल। अगर मैं इनकी परसेंट ऑफ वैल्यू की बात करूं, तो बच्चों 55 से 60% में पाया जाता है प्लाज्मा, और 40 से 45% में पाई जाती है ब्लड सेल। यहां आपसे एक बात मैं करना चाहूंगा कि ब्लड सेल के 3 टाइप होते हैं। ब्लड सेल 3 प्रकार की होती हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की ब्लड सेल पाई जाती हैं। अब इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा, इनमें से प्लेटलेट्स एक ऐसी ब्लड सेल हैं जो केवल ह्यूमन ब्लड में, यानी कि मानव ब्लड में ही पाई जाती हैं, मानव ब्लड में ही पाई जाती हैं, मानव ब्लड में ही प्रेजेंट होती हैं। किसमें? मानव ब्लड में ही प्रेजेंट होती हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इसे बना लीजिए फटाफट, इसे बना लीजिए। बेटा अभी हम प्लाज्मा के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, हम आरबीसी के बारे में अच्छे से बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में अच्छे से बात करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे। इतना होने के बाद फिर मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा कि आपको कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो उसे पूछिए, तब हम बताएंगे सब। ठीक है? हो गया नोट? नोट्स बनाते चलना अच्छे से बायोलॉजी के। आरपीएफ, सिपाही दरोगा, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी के सभी एग्जाम्स, इसके अलावा और पुलिस या स्टेट एग्जाम्स के लिए बराबर सेम उपयोगी है ये साइंस, कुछ भी छूटेगा नहीं। अपने हिसाब से मैं जैसे जैसे मुझे लगेगा मैं टॉपिकों को जोड़ता जाऊंगा। आपका काम बस इतना है कि जो पढ़ा दिया जाए, ये जो चल रहा है उस पर फोकस करना। ठीक है? रफ करूं इसे? क्लियर? इधर कुछ पूछना है इसमें, कैसा भी कोई क्वेश्चन बन रहा हो? चलिए अब इसमें हम प्लाज्मा की, इन सब की अच्छे से बात करेंगे। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे? सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा।
और इसमें एक डायग्राम बनाएंगे हम, प्लाज्मा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा एक लिक्विड है, एक द्रव्य है जो ब्लड में पाया जाता है। अगर इसमें प्लाज्मा में देखिए क्या क्या होता है, तो 90 से 92% वाटर यानी कि H2O। प्लाज्मा में 90 से 92% तक क्या पाया जाता है, जल। प्लाज्मा में 7 से 8% प्रोटीन्स होती हैं। अगर प्रोटीन्स की बात करें स्टूडेंट, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन मैं लिख दे रहा हूं। नंबर 1 प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। नंबर 2 फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ये महत्वपूर्ण प्रोटीन है, बाकी और भी प्रोटीन है लेकिन मेन यही है। प्लाज्मा में कुछ ऑर्गेनिक कार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। प्लाज्मा में कुछ अनऑर्गेनिक अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है। यहां तक कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ूं। प्लाज्मा का कलर की बात करें, रंग, तो इनका रंग हल्का लाइट येलो, हल्का पीला होता है। हल्का पीला कलर होता है। इस प्लाज्मा में साल्ट भी पाया जाता है, यानी कि नमक या NaCl। NaCl जो पाया जाता है, आप कभी ब्लड को देखना, जब हाथ में से ब्लड निकले तो उस ब्लड को उंगली पे लेके थोड़ा चखे देखना, आपको मीठे के साथ साथ नमकीन भी लगेगा। तो ब्लड जो नमकीन लगता है, उस नमकीन लगने का कारण ये NaCl ही होता है। तो डाल सकते हैं ब्लड का नमकीनपन होना, ब्लड का नमकीन होना। कोई दिक्कत यहां तक? मैं आगे बढ़ूं। बच्चों इस प्लाज्मा में से अगर हम ये प्रोटीन्स निकाल दें, ये वाला प्रोटीन निकाल दें, प्रोटीन निकाल दें, फिल्टर कर दें लैब में, तो जो शेष भाग होगा उसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। जो बचा हुआ भाग होगा, शेष भाग, वो क्या कहलाएगा? सीरम। और सीरम का उपयोग हम वैक्सीन बनाने में करते हैं। इससे क्या बनती है? वैक्सीन बनाई जाती है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो। एसएससी में क्वेश्चन बना था कि वैक्सीन किससे तैयार होती है? सीरम से। सीरम क्या है? प्लाज्मा वो वाला जो विदाउट प्रोटीन्स है, बगैर प्रोटीन प्लाज्मा सीरम कहलाता है। सीरम क्या? लिक्विड है। और ये सब आप नहीं निकाल सकते, ये मैं नहीं निकाल सकता, ये लैब में निकाले जाते हैं। सीरम क्या है? उससे क्या बनती है? वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन, चेचक की वैक्सीन, टाइफाइड की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीन होती है। वैक्सीन बोले तो टीका। समझ में आ रहा है या नहीं? पीछे बनाओ उसे। तो इसमें सीरम क्या है बता सकते हैं? बगैर प्रोटीन का प्लाज्मा।
सीरम का यूज किस में करते हैं? वैक्सीन में। वैक्सीन बोले तो टीका। प्लाज्मा किस में पाया जाता है? ब्लड में। कितना? 55 से 60%। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वाटर। कितना? 90 से 92%। अगला क्वेश्चन, ब्लड का स्वाद नमकीन क्यों लगता है? क्योंकि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? NaCl। क्लियर है यहां तक? प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? हल्का येलो, हल्का पीला। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आया? अब आगे बढ़े हम, इसे बना लीजिए फटाफट। क्या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर ये बताया, इससे जुड़ा हुआ कैसा भी क्वेश्चन? बाकी एग्जाम में कुछ नहीं बचेगा। प्लाज्मा से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो फंसेगा, लेकिन तुम्हारे माइंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन ओरिजिन हो रहा हो, कोई डाउट, कोई समस्या, आज नहीं है तो कल भी पूछ सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आज ही पूछें, हो तो अभी बताइए, नहीं मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ जाएं। गर्ल्स इधर नोट हो गया, फटाफट करो। प्लाज्मा का कार्य क्या है? देखिए, हमारे बॉडी में जो ब्लड का काम होता है वो काम होता है ट्रांसपोर्ट का। ब्लड पूरे बॉडी में एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे बॉडी में हर अंग तक जाता है। तो जो भी हम चीजें खाते हैं हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट भी 3 टाइप का होता है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड। उनमें बहुत सारी शुगर्स होती हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सेलुलोज, उन सब का ग्लूकोज ही बनता है। इसके अलावा विटामिन होती हैं, ए बी सी डी ई के, फिर बी में कॉम्प्लेक्स होता है, B1 B2 B3 B4 B5 B12 आगे तक। इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं, इसके अलावा बॉडी में फाइबर भी होता है। तो बॉडी में मिनरल भी होते हैं, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, क्लोरीन, कोबाल्ट। तो बॉडी में इन चीजों को पहुंचाने का जो काम करता है, शरीर में इन चीजों को पहुंचाने का जो काम करता है, वर्क करता है, फंक्शन करता है, वो ब्लड करता है, पहली चीज। अब बॉडी में ब्लड जो होता है वो घूमता है, सर्कुलेट होता है नसों में। अब ब्लड जब घूमेगा तो उसका लिक्विड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यकीन मानिए अगर ब्लड ठोस हो जाएगा तो क्लॉट बन जाएंगे। जब क्लॉट बन जाएंगे तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। भाई क्लॉट तो बॉडी में बहुत जहर है, क्लॉट तो कोई जमना ही नहीं चाहिए, ना पेट में रक्त का थक्का जिससे बोलते हो। तो इसलिए उसमें लिक्विड होना जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा में 90 से 92% पानी है। इसका मतलब आप समझे कि अगर मैं इसमें 90 से 92% वाटर कर रहा हूं, 90 से 92% में इसमें H2O कर रहा हूं, और प्लाज्मा ओवरऑल ब्लड का 55 से 60% है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर मैं निकालूं तो ये जल ब्लड में 50% निकलेगा। आप देखिए ना भाई, प्लाज्मा 60% तक है ब्लड का, और इस प्लाज्मा का 90 से 92% जल है, तो ओवरऑल ब्लड का 50% वाटर निकल आएगा। तो एक तो नंबर 1 प्लाज्मा में पानी है जो ब्लड को सर्कुलेट होने में हेल्प करता है। अगर पानी नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, और सर्कुलेट नहीं होगा तो डेथ हो जाएगी। नंबर 2, प्लाज्मा में NaCl भी है, सोडियम क्लोराइड, जिससे कि बीपी कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर। आजकल बीपी की डिसीज बहुत चल रही है, लो किसी को हाई, तो ये नमक का भी संतुलन बिगड़ना है NaCl का। नंबर 3, प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं,
इन प्रोटीन्स को निकाल दें तो इससे क्या है कि सीरम तैयार हो जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा में तमाम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं जो ब्लड के एक फैक्टर को बचाए रखते हैं, जो आगे अभी क्लियर होगा। तो प्लाज्मा बहुत मेजर फैक्टर है ब्लड का। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा फिर लैब में इसका यूज होता है, वो डॉक्टर्स जाने कहां का इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? मैं आगे बढ़ जाऊं। अब मैं स्टार्ट करूंगा इसके अलावा आरबीसी या प्लाज्मा में हमने क्लियर किया। अब क्या डालेंगे हेडिंग? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। तो सब बच्चे हेडिंग डाल देंगे और डायग्राम में बनाऊंगा, उसे देखें। आरबीसी बच्चों, पहला सवाल यह बनता है कि आरबीसी रेड क्यों होती है, लाल क्यों होती है? तो मैं यहां बात करना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले आरबीसी का रंग लाल होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन, एचजी। अब सवाल यहां आके अटक गया, ये हीमोग्लोबिन क्या है? आपने या मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग, आरबीसी का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो आइए डिस्कस करते हैं पहले हीमोग्लोबिन पर। बच्चों, हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं, हीमोग्लोबिन इट इज प्रोटीन, एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाई जाती है केवल ओनली ग्लोबिन। कौन सा? इस प्रोटीन का क्या नाम है? ग्लोबिन। लेकिन ग्लोबिन प्रोटीन में जब आयरन मिलता है तो आयरन मिलने के बाद यह परमानेंट कंपाउंड, स्थायी यौगिक तैयार करती है, जिसका नाम पड़ जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें प्रेजेंट रहता है आयरन। क्लियर? नहीं समझ पाए? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन जिसका नाम क्या है? ग्लोबिन। उसमें आयरन मिक्स होने के बाद क्या परमानेंट कंपाउंड बनता है? हीमोग्लोबिन। अब सेकंड बात यह आती है कि हीमोग्लोबिन बॉडी में करता क्या है। बच्चों, हीमोग्लोबिन के अगर वर्क की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो ये ऑक्सीजन और CO2 दो को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। हमारे बॉडी में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेने का काम लंग्स करते हैं, फेफड़े। लेकिन फेफड़े केवल ऑक्सीजन को लेते हैं बाहर से, एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, स्टोर कर लेंगे यहां। जैसे आपने कहा तो स्टोर हो गया, ये जैसे ही अपने फूल जाएंगे ऐसे स्टोर हो गया ऑक्सीजन। अब इनको लंग्स से लेके और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक पहुंचाना, ये काम करता है हीमोग्लोबिन। जब इस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिला हो, क्या मिला हो? कहने का मतलब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, जब ये कंपाउंड बने तो इसका नाम पड़ता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या पड़ता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और याद रखना, जो प्योर ब्लड कहते हैं, शुद्ध रक्त, जो प्योर ब्लड होता है वो वास्तव में प्योर ब्लड यही वाला होता है जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ क्या मिला हो? ऑक्सीजन। और रियलिटी यह है, इसी का रंग होता है रेड। आप यकीन मानिए, मैंने खूब अच्छे से ये वेटनरी कॉलेज में पढ़ा है कि आप तो नॉर्मल एग्जाम के स्टूडेंट हो ना, रेलवे वगैरह के, तो आपको इतना डीपली नहीं पूछेगा। लेकिन रियलिटी में जो ब्लड लाल होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति की डेथ हो जाए, आदमी मर जाए, मरने के बाद उसके ब्लड में आप चेक करोगे तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके ब्लड का रंग बैंगनी होगा, लाल नहीं। बैंगनी होगा, लाल नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, जबकि हीमोग्लोबिन है। तो फिर लाल होना चाहिए। फिर लाल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। आपके शरीर का ब्लड लाल होगा क्योंकि आप में हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। लेकिन आपको इतना डीपली नहीं जाना, आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। दूसरी बात, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, यानी कि
हीमोग्लोबिन प्लस CO2, तो इसका नाम पड़ जाता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या भाई? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सिंपल लिख दो हीमोग्लोबिन। इसी को बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त या ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और इसका रंग जो होता है स्टूडेंट वो होता है बैंगनी। क्या होता है? क्या होता है? बैंगनी। अब एक और बात, एक और बात, हीमोग्लोबिन का बॉडी में लेवल भी होता है, महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में, सब में लेवल होता है। मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा आपको, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। हीमोग्लोबिन का ऐसी बात नहीं है, सब में लेवल होता है। देखिए मैं बता देता हूं, जरा एक काम करें, पहले आप इसे बनाएं, फिर मैं हीमोग्लोबिन को समझा ही दूंगा। यहां से नोट हो जाएगा या नहीं? देखो इधर सुनो, ये नोट करना है सेम, ये नोट करना है, लेकिन इस डायग्राम के पास नहीं। जैसे अपनी कॉपी पे जो डायग्राम बनाओ, यहां में और चीजें लिखूंगा एरो बना के, इसको थोड़ा इससे अलग नोट करना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? और ये आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन कर देना, उसका यही इंटेंशन है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, जरा मेरे साथ बोलो, विटामिन, प्रोटीन या प्रोटीन। उसमें क्या मिश्रित रहता है? आयरन, राइट। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट, परिवहन करना। आराम से नोट कर लो, परेशान नहीं होना। बायोलॉजी है, वही चीजें जो हमारे बॉडी में रेगुलर चल रही हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। पीछे समझ में आ रहा है सबके? हो गया नोट? रफ कर दूं? हटाएं, देखो इतना टाइम नहीं लगाना, इतना टाइम लगाएंगे तो फिर कैसे सिलेबस होगा। चलिए आगे सुनिए, जब मैं तो इसी डायग्राम को लेके ये रफ कर दे रहा हूं, है ना। तो आप समझे ब्लड का रंग लाल क्यों है? क्यों? आयरन के कारण नहीं, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन। आइए अब आगे बढ़ते हैं आरबीसी पर। अगला पॉइंट स्टूडेंट, आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल, लाइफ टाइम। जीवन काल 100 से 120 डेज, 120 डेज। आरबीसी
जब ब्लड में जन्म लेती हैं, बॉडी में बनती हैं, तो 100 से 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं और ये सिस्टम साइकिलिंग चलती रहती है कि पुरानी आरबीसी का जाना, नई का आना, ब्लड बनता रहता है। क्लियर? आरबीसी की संख्या ब्लड में संख्या 40 से 45,000 प्रति mm, यूनिट है mm, होती है। देखो जैसे आप प्लेटलेट्स पढ़ते हो तो प्लेटलेट्स में डॉक्टर कहता ना डेंगू में इतनी डाउन हो गई, इतनी बढ़ गई, जैसे प्लेटलेट्स की संख्या जो है बॉडी में वो लगभग 1.5 से 4.5 लाख 2.5 लाख तक होती है। तो ऐसे ब्लड सेल की संख्या होती है ब्लड में mm पर mm, तो इनकी कितनी होती है? 40 से 45,000 तक। अगला पॉइंट, आरबीसी की काउंटिंग कैसे करते हैं? कितनी है आरबीसी की गणना, काउंटिंग? हीमोसाइटोमीटर, एक पैमाना होता है, स्केल, हीमोसाइटोमीटर से की जाती है। हीमोसाइटोमीटर से की जाती है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं आगे बढ़ जाऊं? नोट करो। खत्म हो जाएंगी, नहीं आ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नहीं आ जाएंगी। ब्लड बनता है, घूमता रहता है ना, ब्लड तो साइकिलिंग है। मर जाती है तो वो जाती नहीं है, वो अपने आप को वहीं एंड करके दूसरी नई बनाने में काम करती हैं। सेल थ्योरी यही तो कहती है, पुरानी सेल से नई सेलें बन जाती हैं। पुरानी सेल को मदर सेल और नई सेल को डॉटर सेल कहते हैं। सेल मरती नहीं है, वो कन्वर्ट टू न्यू सेल। समझ रहे बात को? फटाफट नोट करें। देख लूंगा 50। चलो बेटा, या तो कोई समस्या इसमें कुछ पूछना हो बताओ, फटाफट मैं आगे बढ़ू। ठीक है ना? इधर गर्ल्स में चलिए। अब देखिए एक चीज देखिएगा ध्यान से, जैसे आपने देखा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो इंसान में डेंगू, इसके अलावा वीकनेस, ये सब कुछ दिखने को मिलेगा। अगर बॉडी में इस आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? तो हम बात करेंगे इस पे। बोर्ड पे देखें मेरे साथ, मैं आपको क्लियर क्लियर दिखाऊंगा चीजों को। देखो भाई, अगर आपके अंदर आरबीसी की कमी हो गई तो क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, ये हम इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकायदा चीजों को शो भी करेंगे। मुझे बस इतना बता दो, क्या आपको वहां से साफ नजर आ रहा है? अब देखिए साफ नजर आ रहा है। अगर आपके बॉडी में, ब्लड में आरबीसी की काउंटिंग 40,000 45,000 से कम आ गई तो आपके अंदर बीमारी हो जाएगी, एनीमिया। या यूं मान लो कि जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, अगर उस हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाए, लोहे की, आयरन की,
तो आयरन की कमी होने के कारण आपको बीमारी कौन सी हो जाएगी? एनीमिया। बच्चों बायोलॉजी में इसी को खून की कमी कहा जाता है। नॉर्मली हम अपने घर पे जो कहते हैं ब्लड की कमी हो गई है, वो ब्लड की कमी का मतलब होता है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी है। क्योंकि आयरन अगर होता तो हीमोग्लोबिन कंप्लीट बनता, और आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, इसलिए उसको ब्लड की कमी कहते हैं। याद रखना, शरीर में जब रेड ब्लड सेल की कमी होती है तो तब कोई व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित होता है, जिसे कॉमन ब्लड डिसऑर्डर कहा जाता है। यानी कि जो एनीमिया बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होती है? आयरन की कमी से। 4 तरह के एनीमिया से पीड़ित होते हैं स्त्री और पुरुष। एनीमिया बीमारी 4 तरीके की मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती है, वैसे आपके लिए एक ही जरूरी है एनीमिया, खाली याद रखो। आयरन की कमी यानी कि आप समझ गए। विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 की कम होने पर रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं। अब ये B12 क्या है मैं बता देना चाह रहा हूं बच्चों। विटामिन B12 जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है, और इसके अंदर आयरन पाया जाता है। यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या पाया जाता है? आयरन। तो इसीलिए B12 की कमी से भी एनीमिया हो जाती है। ये एनीमिया के रूप हैं, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया या रेयर ब्लड कंडीशन है, जिसमें वॉन मैरो से पर्याप्त रेड ब्लड सेल नहीं बनते। ये आपके मतलब का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम DL से कम हो तो पुरुषों में एनीमिया के लक्षण बनते हैं। यानी मैं बता दूं 13 क्या है, ये 13 एक यूनिट है हीमोग्लोबिन में। अगर आप 13 पॉइंट से हीमोग्लोबिन आपका कम हो गया, किसकी बात कर रहा हूं? मेल की। 13 से कम हो गया तो पुरुषों में, मेल में कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। और क्या? हीमोग्लोबिन। वहीं अगर बच्चों हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का भी लगभग 12.5 यही माना जाता है पॉइंट। क्या माना जाता है? 12.5। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में 13 से 14 तक होता है हीमोग्लोबिन। लेकिन ये सब आपके मतलब का नहीं है। आपके मतलब का क्या है मैं उसे बोल दे रहा हूं, नोट करें फटाफट। अगर शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाए, अगर शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, जिसके कारण ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है। ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया या फिर ब्लड की कमी कहते हैं। एनीमिया या फिर ब्लड की कमी कहते हैं। विटामिन B12 की कमी से भी, विटामिन B12 कौन सा बच्चों? B12। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया बीमारी हो सकती है। एनीमिया बीमारी हो सकती है। चूंकि विटामिन B12 में आयरन पाया जाता है, चूंकि विटामिन B12 में आयरन, लोहा, Fe पाया जाता है। क्लियर है? अब बच्चों हम बात कर लेते एक सेकंड में कि जब किसी व्यक्ति में खून की कमी या फिर एनीमिया बीमारी उसे होगी तो कैसे पता चलेगा उसे कि मुझे एनीमिया बीमारी हो सकती है। तो देखिएगा, इसके कुछ सिम्टम है। मुंह का फटना, नाखून का कमजोर होना, अत्यधिक गुस्सा आना, याददाश्त कमजोर होना, सांस का फूलना, चक्कर आना,
शरीर में झंझनाहट होना और जल्दी क्या थक जाना, ये सभी सिम्टम्स, अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम्स से पीड़ित हैं तो तुरंत एडवाइस टू डॉक्टर, आप जा सकते हैं, पर्चा बनवाएं, मेडिसिन के पास मेडिसिन लें डॉक्टर के पास जाकर और अपना इलाज करवाएं। आगे बढ़ेंगे, अब डालेंगे WBC, व्हाइट ब्लड सेल। WBC, आइए भाई, अगर WBC की बात करें, सब कुछ आएगा बेटा, ब्लड डोनेट वाला सिस्टम में हम पढ़ेंगे अभी। नंबर 1, इनका रंग सफेद क्यों होता है, व्हाइट? WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, और इसलिए इनका रंग कैसा होता है, व्हाइट। आ जाओ बेटा बैठो। इनकी संख्या यानी कि WBC की संख्या WBC की संख्या ब्लड में 5000 से 9000 प्रति mm होती है। बच्चों बात करेंगे WBC का काम, WBC का कार्य, WBC का कार्य इम्यूनिटी बढ़ाना होता है, रोग प्रतिरोधक, सीधा काम हम कह सकते हैं बीमारियों से लड़ना, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है, क्षमता बढ़ाना होता है। अगला, जैसे हमने RBC में देखा एनीमिया, इसमें ब्लड कैंसर, WBC का कार्यकाल कार्यकाल 2 से 5 दिन का होता है। ये पॉइंट है, इन्हें फटाफट नोट करें, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इस पर। फटाफट इन पॉइंटों को नोट करते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे हम, इनका क्या मतलब है।
चलो आगे बढ़े। गुड, हटा दूं? आइए बच्चों, हमने अभी समझा कि आरबीसी में या आरबीसी की कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाए तो बीमारी हो जाती है एनीमिया। क्लियर? अब डब्ल्यूबीसी में हम डिस्कस करेंगे कि यहां कौन सी बीमारी हो सकती है। देखो भाई, अगर इसमें एक शब्द है अगर, अगर डब्ल्यूबीसी अपने टाइम से पहले, टाइम से पहले मर जाएं, मर जाएं तो शरीर में ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया या इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं, या ब्लड कैंसर हो जाता है। आपने सुना होगा, हो जाता है। इसमें टाइम का जिक्र हुआ है, डब्ल्यूबीसी टाइम से पहले। बच्चों अभी अभी हमने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल होता है, जो टाइम होता है, वो 2 से 5 दिन होता है। कितना? 2 से 5 दिन होता है। अगर वो अपने 2 से 5 दिन जो होता है उससे पहले मर जाएं, कितने से पहले? 2 से 5 दिन से, यानी कि जैसे 2 से 5 दिन के बीच में जिएंगी और वो इन 2 से 5 दिन पहले मर जाए, मतलब या तो पहले दिन ही मर जाए, समझ गए? कितना जिंदा रहेंगी? 2 से 5, इनमें से 3 4 5 चलेगा, लेकिन वो पहले ही दिन मर जाए तो क्या होगा? वो डब्ल्यूबीसी मरने के बाद गुच्छा बना लेंगी ब्लड में, उसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। ये सिम्टम होते हैं, ऐसे बॉडी पे दिखते हैं उसके लक्षण ब्लड कैंसर के। आपके ब्लड कैंसर है, ऐसे आपकी स्किन हो जाएगी, थोड़ा सा दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं? और इतनी खतरनाक बीमारी होती है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसमें आपको हर महीने डायलिसिस में जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी ब्लड कैंसर है था, लेकिन वो जीवित रहे लंबे समय तक क्योंकि उनमें पैसा था। नॉर्मल आदमी की हैसियत नहीं है। कभी कभी महीने में 4 डायलिसिस हो जाती है और एक डायलिसिस का खर्चा 15 से 20 हजार रुपये आता है। 80,000 रुपये महीने तो डायलिसिस के लिए चाहिए, प्लस पूरा ब्लड चेंज होगा, दूसरा चढ़ेगा, क्योंकि वो ब्लड तो तुम्हारा इन्फेक्ट हो गया ना, उसमें तो इन्फेक्शन है। और ये सब नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। दिल्ली या आगरा में कोई बेहतर हो, वो जिनकी फीस है भी, जिनके बेड चार्ज है भी, वहां जाके डायलिसिस होता है। एक छोटी सी लापरवाही तुम्हें बर्बाद कर सकती है, इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है। अगर आपको एक छोटी सी बीमारी लग गई तो आपकी तनख्वाह कम पड़ जाएगी। आप देखिए, ब्लड कैंसर में 1 से 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है, और मैं समझता हूं उतनी तनख्वाह नहीं होती। क्या करोगे फिर नौकरी का? तो केवल नौकरी लेना ही जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य का फिट होना भी जरूरी है। नहीं वो तनख्वाह हमारी बेकार चली जाएगी, कर्जा भी हो जाएगा। तो मैं बोल देता हूं, आप लिखिए। अगर मनुष्य के शरीर में, लिखना बेटा, अगर मनुष्य के शरीर में, अगर मनुष्य के शरीर में व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी अपने टाइम से पहले मर जाएं, टाइम से पहले मर जाएं, तो ल्यूकीमिया, लिख पाएंगे ल्यूकीमिया? ल्यूकीमिया बीमारी, ये ऊपर लिखा तो है,
ल्यूकीमिया बीमारी हो जाती है, ल्यूकीमिया बीमारी हो जाती है, इसे ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया बीमारी हो जाती है, इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं, इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब डालेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बच्चों, प्लेटलेट्स के बारे में बात करें, इनका रंग, कलर, रंग चमकीला होता है, या कह सकते हैं हरा और पीला होता है, ग्रीन एंड येलो। इनकी संख्या ब्लड में, संख्या 2.5 लाख से, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 लाख तक होती है, 2.5 लाख से 4 लाख पर mm होती हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इनका फंक्शन, कार्य, ब्लड का थक्का, यानी कि ब्लड को रोकना, थक्का बनाना होता है। डेंगू में इन्हीं की कमी हो जाती है, डेंगू बीमारी में इनकी कमी हो जाती है। और ये केवल मानव ब्लड में पाई जाती है, राइट? मानव ब्लड में ही पाई जाती है। नोट कर दे भाई प्लेटलेट्स फटाफट। नोट कर दें प्लेटलेट्स के बारे में कुछ पॉइंट। डेंगू में इनकी कमी होती है और इनकी खासियत है, ये बहुत जल्दी अचानक गिरती हैं। आप यकीन मानिए, अगर इनकी ज्यादा कमी हो गई, ये डेंगू में देखा जाता है, अगर प्लेटलेट्स की ज्यादा कमी हो जाए, आई थिंक 10, 15, 20 हजार, तो आपकी जो है ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, कान में से, आंख में से, मुंह में से, और फिर चैलेंज कर रहा हूं, कोई बचा नहीं सकता। इनको अलग गेम मत लो, अच्छे अच्छे लोग चले गए इसमें, इसलिए बेहतर यही है कि इसको तुरंत कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ब्लड की जो क्लॉट्स बनाती है, जो क्लैंपिंग करती है, ब्लड को रोकती है, वो प्लेटलेट्स ही है। और इनकी कमी हो गई तो आपके कान में से, नाक में से, आंख में से, मुंह में से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, फिर तो कोई आपको बचा नहीं सकता। डॉक्टर कह देगा भाई इसको ले जाओ, अब बहुत खत्म हो गए इसमें। करना क्या है कि जैसे ही आपको लगे कि हमें कमजोरी आ रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ और इलाज चालू, ठीक है ना? वो गांव वाली प्रथा पे मत रहो कि रसगुल्ले खा लो तो प्लेट बढ़ जाएंगी। छोटे सफेद वाले, काले, पीले, हरे, गुलाबी, उनसे कोई प्लेट नहीं बढ़ती।
प्लेट, उनसे तो इन्फेक्शन और हो जाएगा, बॉडी में संक्रमण फैल जाएगा। समझ पा रहे हैं नहीं? हटा दूं इसे, नोट हो गया? हटा दें? हाँ बेटा, किसका? प्लेलेट्स का टाइम टेबल, बच्चे ने सही बात किया, हम कर नहीं पाए अभी। 10 से 13 दिन इनका समय होता, टाइम। दस से 13 दिन। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड की क्या क्लैंपिंग नहीं होगी, क्लॉट नहीं बनेंगे, ब्लड जमेगा नहीं, ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। भाई ये कान भी तो आर पार है, नाक भी तो आर पार है, तो ब्लड यहां से चालू नहीं हो जाएगा? तो अंदर कौन रोक रहा है कि बाहर मत जा? इतनी सी मिस्टेक हो जाए, तुम बेकार में हाई पैसा करते हो। इतनी सी कमी हो जाए शरीर में, आदमी में ताकत कितनी है प्रवीण? 5 मिनट की ताकत नहीं है। वे कोई ज्यादा बड़ा धुरंधर होता है, वो ऐसी ऐसी बातें करता है, मैं दुनिया को हिला दूंगा, यो कर दूंगा, तो कर दूंगा। वे तू क्या हिलाएगा? तुझसे बड़े बड़े धुरंधर कब्रिस्तान में राख बने पड़े, उनकी राख को देखने वाला नहीं है कोई, किधर उड़ गई। वो जिंदा आदमी रहता तभी तक पंख हिलाता है। इतने बड़े ब्रह्मांड में लाख, हजारों, लाखों, अरबों गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, वो तारों का आकार पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। उनमें से एक पृथ्वी छोटी सी, नाम मात्र की छोटी सी, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो है। उसमें 7 महाद्वीप, 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीपों में एक एशिया है। एशिया महाद्वीप में 40-50 देश है, उसमें से एक भारत है। उस भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से एक यूपी है। और यूपी में एक आगरा है। आगरा में एक छोटी सी जगह भगवान टाकी जाए, उसमें छोटे से कमरे में एक प्रवीण और एक सर खड़े हुए हैं। हमारी क्या हैसियत है, पत्ता नहीं लेगा। ये हमारी क्या है? अयोग्यता है। हम ऐसी बातें करते हैं कि मैं बहुत बड़ा सर्वज्ञानी हूं, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं, मैं दुनिया को हिला दूंगा। ये सब जो बेतुकी बातें होती हैं। बाकी का आप इस पर ध्यान दें। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। कोई समस्या? आगे बढ़ जाए। इसके हरे रंग और पीले रंग के कारण अभी आगे, थोड़ा सा आगे टॉपिक स्टार्ट होगा, ब्लड ग्रुप वहां क्लियर कर देंगे। बढ़ू मैं आगे? क्लियर यहां तक? अब डालेंगे ब्लड ग्रुप, फटाफट फटाफट डालें ब्लड ग्रुप हेडिंग। क्या डालेंगे? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, देखिए भाई बच्चों, सीधी सी बात। सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। ब्लड ग्रुप है क्या और क्यों आए? आप अच्छे से जानते हैं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक डिमांड न हो, जब तक आविष्कार नहीं होता। न्यूक्लियर बम का भी आविष्कार हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर उसका कारण बना। आज हम जितनी चीजें यूज करते हैं, कहीं ना कहीं इसकी डिमांड है, इसकी हमें उपयोगिता साबित हो रही है, तो इसको हम यूज करते हैं और आज इसकी निर्माण भी होता है, बन के भी चीजें आती है। ब्लड ग्रुप 1940 की बात है बेटा, 1940 की बात है। 1940 में आपको मालूम होगा, हमारे पूरे वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड विश्व युद्ध
स्टार्ट हुआ था 1939 में, बात सही है, और 45 तक चला था, सही है। इसमें लाखों सैनिक घायल हुए, उन सैनिकों में ब्लड की कमी हुई, उन्हें ब्लड की नीड हुई। बहुत सारे सैनिक इसलिए मर गए कि उनमें ब्लड नहीं मिला, बॉडी से ब्लड निकल गया। आपको नहीं पता है, जब हॉस्पिटल में व्यक्ति पेशेंट एडमिट होता है और ब्लड की जब कमी होती है तो हाय तौबा बच जाती है कि ब्लड चाहिए। ये उसी को पता है जिसके साथ गुजरती है, वो कैसे ब्लड ढूंढता है फिर। तो सैनिकों को ब्लड की नीड हुई, तो वहां तब ब्लड ग्रुप नहीं था कोई, क्योंकि ब्लड ग्रुप पहली बार 1940 में आया है। तो डॉक्टरों ने ऐसे ही ब्लड चढ़ा दिया, जैसे तुम्हारा ब्लड इसमें चढ़ा दिया, ब्लड ग्रुप पता ही नहीं। तो इसमें क्या कंडीशन हो गई कि पेशेंट जो थे उनकी डेथ हो गई, क्योंकि अब ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप कौन सा है प्लस, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कौन से हैं प्लस, आरएच फैक्टर भी काम करता है, माइनस और प्लस, वो क्या है, तब को इन सब का पता नहीं था। ये पहली बार कब खोजा गया है, 1940 में। आइए बात करते हैं कैसे खोजा गया, ध्यान देंगे आप मेरे साथ अच्छे से, देखिएगा। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो रेड ब्लड सेल होती है भाई, आरबीसी। क्या होती है, क्या होती है, आरबीसी। आरबीसी में बच्चों याद रखिएगा, आरबीसी के अंतर्गत पाया जाता है एंटीजन। क्या पाया जाता है, एंटीजन। क्या पाया जाता है, ये एंटीजन। किसमें पाया जाता है एंटीजन, आरबीसी में। अगर मान लो आरबीसी में, अच्छा एंटीजन क्या है, अब सवाल ये बन गया, एंटीजन ये लिख रहा है और एंटीबॉडी ये लिखा है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। और एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी, कौन सी, ग्लाइकोप्रोटीन। बच्चों एंटीजन पाया जाता है रेड ब्लड सेल में, एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में, और एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। किसमें, प्लाज्मा में। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में जो आरबीसी है, किसी व्यक्ति के ब्लड में जो आरबीसी है, अगर इन आरबीसी एंटीजन ए, ये तुम्हारा हमारा काम नहीं है एंटीजन पता करना, ये डॉक्टर बैठा है एमबीबीएस करके एमएस करके, उसकी भी तो रोजी रोटी है। तो अब इसमें दिमाग मत लगाना, सर बताना कैसे पता करूंगा, तो निकाल ब्लड ले जा लैब में, 1 सेकंड में बता देगा, 100-200 रुपए लेगा। तो आरबीसी इन एंटीजन ए कौन सा, कौन सा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, एंटीजन बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, एंटीजन ए और बी दोनों, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, एंटीजन कोई नहीं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, वो मतलब अदर, वो मतलब अदर। नहीं समझ पाई, समझ पाए कि नहीं। तो मानव के ब्लड में ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, एंटीजन किसमें पाए जाते हैं, एंटीजन क्या होते हैं, कौन सी, क्लियर, समझ आया। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, आरबीसी में एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आरबीसी में एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी सेम हुए तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है वो जम जाएगा, ठोस बर्फ बन जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। तो देखिए, अगर किसी की आरबीसी में एंटीजन ए है, कौन सा, तो उसका एंटीबॉडी अपोजिट क्या होगा। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी, अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो कोई भी एंटीबॉडी, और यहां कोई एंटीजन नहीं है तो यहां दोनों एंटीबॉडी। क्लियर, पक्का, समझ गए। एक बार फिर बताना, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप, पक्का। प्लाज्मा में
अगर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी, अगर एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी, अगर एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी, और दोनों सेम हो गई तो डेथ पक्का बना उसको। तो बेटा हमारी क्लास का एक स्लोगन है, अपने डॉक्टर खुद बने। आज से हम डॉक्टर बने ही जाएंगे। आपको फीलिंग आ रही है एमबीबीएस वाली? कल से आएगी और ज्यादा, क्योंकि कल से क्या हम ये पता करेंगे माइनस प्लस किसी में ब्लड कैसे चढ़ाएंगे, कैसे निकालेंगे। तुम्हें किडनी निकलवाना भी सिखा दूंगा, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप समझ गए ब्लड ग्रुप। अब कोई रटेगा तो नहीं। अब एक लास्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट। देखो कहते हैं ना वो सबको ब्लड दे सकता है, उसका रीजन सुन लो। क्योंकि भाई मेरे ओ में कोई एंटीजन, इसलिए वो किसी को भी दे उसका एंटीबॉडी मैच करेगा नहीं। और ए बी इसलिए सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि ए बी में, देखो इधर, ए बी में कोई एंटीजन कोई एंटीबॉडी, क्योंकि ब्लड देने वाले का एंटीजन देखा जाता है और प्राप्त करने वाले का एंटीबॉडी देखा जाता है। तुम्हारा ए बी है तो तुम सभी से ब्लड प्राप्त रिसीव कर सकते हो, लेकिन डोनेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर दोनों एंटीजन हैं, किसी के एंटीबॉडी से मैच कर ही जाएगा। हालांकि हम कल करेंगे इससे ज्यादा आगे बात। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल चौथी क्लास में बायोलॉजी की। इसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। जय हिंद। चलिए।